ये लोग बोलते हैं ईवीएम हैक, इनको जो जनता हैक हुई है वो क्यों नहीं नजर आती, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मंगलसूत्र मोदी जी ने एक प्रतीक बताया है आपकी पर्सनल वेल्थ का, आपकी संपत्ति का, जो आपने इतनी जनरेशन से इकट्ठी की है। इनके जो मेन इनके कांग्रेस के लोग हैं वो बाहर से बयान देते हैं और वही इनको गाइड करते हैं आगे, राहुल गांधी जी को। जो सैम पित्रोदा जी हैं उन्होंने पहले मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ाने की भी बात करी, अब उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी कि 50% आपके मरने पे लोगों में बंटना चाहिए। तो वो मोदी जी की बात मुझे बड़ी सही लगती है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इनको ये चीज़ें पहले राहुल गांधी जी अपनी संपत्ति बांटे लोगों में। जिस टाइम राहुल गांधी अपनी संपत्ति बांट देंगे, जिनके घरों से रोज 200 करोड़ रुपया निकलता उनकी संपत्ति बांट देंगे, तब हम मानेंगे कि राहुल गांधी सच में गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तब तक ये सिर्फ एक जुमला आपका है। क्या मानना है इस इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर, आपका क्या पक्ष है? देखिए, मुझे लगता है कि जो संपत्ति आपने अपनी मेहनत से बनाई है उसको छीनने का किसी को हक नहीं है। डेमोक्रेसी में किसी को हक नहीं है। हम कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा वाला देश नहीं है कि हम धक्के से लोगों की संपत्ति छीन ले। आप लोगों को सशक्त बनाइए, आगे आके वो भी वेल्थ क्रिएट कर सके। आप वेल्थ क्रिएटर्स बनाइए लोगों को। मुझे एक बात राहुल गांधी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो भी लोग देश में वेल्थ क्रिएट करते हैं उनको दिन रात गाली क्यों देते हैं राहुल गांधी जी? आप अगर कोई 25,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, आप बोल रहे हो उसको 100 करोड़ में बांट दो, तो 250 रुपए सबके पास आएंगे, वो कंपनी भी खत्म हो जाएगी, नौकरियां भी चली जाएंगी, आगे आप कैसे परिवार चलाएंगे? राहुल गांधी जी हर टाइम अडानी अंबानी करते रहते हैं। 2014 से तो नहीं अंबानी अडानी आए, उससे पहले भी इनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति थी। आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स दिए? आपने तेलंगाना में क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स दिए? आपने महाराष्ट्र में क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स दिए? तो आप लोगों को भटकाने का काम बंद कीजिए। और अगर आपके पास, आप मोदी को छोड़ के मुद्दों की राजनीति कर ले तो आपकी 40 सीट बच सकती हैं, वरना आपके पास कोई लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। मगर वो तो कह रहे हैं कि आर्थिक समानता आनी चाहिए। जो संपत्ति का स्ट्रक्चर है भारत के अंदर वो कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही है, बाकी सब गरीबी रेखा में। अगर ये चीज़ें होंगी संपत्ति का सर्वे कराने के बाद, फिर जातिगत जनगणना कराने के बाद, कह रहे हैं इससे एक रिफॉर्म आएगा देश के अंदर। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर आप संपत्ति लोगों में बांटेंगे। मुझे वो सही नहीं लगता। आप लोगों को एजुकेशन, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करते ताकि वो कल को खुद भी करोड़पति बन सके, खुद भी बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर सके। अब मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि 2014 से पहले लोगों के पास बैंकों के खाते भी नहीं थे। मतलब 2014 के बाद आज तक लेके 50 करोड़ लोगों को फाइनेंशियली जनधन योजना में इंक्लूड किया। क्या हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि हम लोगों को खाते दे सके? लोगों के पास शौचालय नहीं थे। आप 70 साल आज़ादी के बाद आप लोगों को ये भी नहीं यूज़ करना सिखा सके कि टॉयलेट कैसे यूज़ करना है। तो आपने इस स्थिति में देश को छोड़ा और आज लोगों के पास घर है। आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से लोग मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी बेसिक फैसिलिटी लोगों को चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए सिलेंडर है उनके पास बिजली आ रही है उनके पास, डायरेक्ट उनके खाते में सारी योजनाओं का उनके पास पैसा आ रहा है। तो आपने काम कुछ नहीं किया पर आप तोड़ने के लिए देश को आ गए। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो IIT IIMs एम्स में एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका पेपर भी जो रिजर्वेशन से आता है उनको सेट करना चाहिए। उसके बाद जो रिजर्वेशन कोटे वाले हैं वो ज्यादा पास करेंगे। तो आप इतने मेरिट के खिलाफ क्यों हैं? क्यों आप जो बच्चा एक मेहनत करता है 4-5 साल, आपको उनसे इतनी नफरत क्यों है? आपको तो सारा कुछ प्लेट में पड़ा मिल गया, सिल्वर स्पून था आपके मुंह में। अगर आपको ग्राउंड से कुछ गोल्डन पता नहीं, जो भी सबसे ज्यादा होता है ना डायमंड वाला, उनके पास तो वही था। तो आप में कैलिबर नहीं है, आप इनकेपेबल हो। ये जनता ने आपको बार बार बताया। आप गरीबी हटाओ की बात करते हो। आप आज तो नहीं MP बने ना, आप 2004 में MP बने। आपके पास 10 साल सरकार का आप हिस्सा थे, आप एक तरीके से सरकार चला रहे थे, आपके पास सरकार का बटन था। तब आपने गरीबी क्यों नहीं हटाई? तब कहाँ थी आपकी गरीबी हटाने की विजन? तब तो आप चोरी करते रहे बस। कोई इंटरनेशनल गेम्स हो रही हैं उसमें भी चोरी कर ली, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी चोरी कर ली, हर चीज में चोरी। अब आपको लोगों में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करना याद आ गया। ये इससे हो जाएगा नहीं चीज़ें? 1 लाख रुपए दे देंगे महिलाओं को तो महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। नहीं, ये ऐसा है कि अगर महंगाई हो रही है तो आप और पैसे छाप लो। ये वो वाली इकोनॉमिक्स। और मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री करी है आई थिंक ऑक्सफोर्ड से। तो ये मतलब राहुल गांधी जी लाइव एग्जांपल है कि डिग्री और जो विजडम समझ होती है वो सेम नहीं है।
बिना डिग्री मतलब ऐसा ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स की डिग्री करने वाले बंदे की ये समझ आया। राहुल गांधी जी हर जगह जाके बयान दे रहे हैं कि जो नल्ले बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़कों पे रीले देख रहे हैं उनको टका टक 8500 रुपये महीने में आएंगे। तो आप क्यों लोगों को इतना बेकार करना चाहते हो? एक मैंने मेरे किसी भाई की बात सुनी, उन्होंने बोला राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। तो राहुल गांधी जी आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तू तड़ाक पे उतर आए हैं, अपने से 20 साल बड़े उनके प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनसे ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी का कुछ भी अब बचा है इस देश में। मैं आता हूँ आपके पास थोड़ी देर बाद, हम पंजाब पे। आप बताइए आपका क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि इधर आ जाइए, आप जाइएगा नहीं, फ्रेम में से मत जाइए। सृष्टि आपको क्या लगता है ये जो चन्नी साहब का जो बयान है, फिर तेज प्रताप, लगातार कांग्रेस के ऐसे नेता, फिर 26/11 पे भी एक नेता ने सवाल उठाया, ये जो चीज़ें चल रही हैं इसका क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इस बयान को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन है उसका यही काम बच चुका है कि जब उसके पास वोट बैंक नहीं बच रहा है, जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि 40 के भी इनको वोटों की वो डाउटफुल है कि मिलेंगे कि नहीं, तो वो इंडियन आर्मी पे शुरू से क्वेश्चन करते आ रहे हैं। जब हमारा ये हुआ था अभी पिछला पुलवामा वाला अटैक, तब भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया था। तो मतलब इनका काम इंडियन आर्मी पे क्वेश्चन उठाने का ही रह चुका है, इन्हें आर्मी पे ही भरोसा नहीं है। इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि अब उसमें आर्मी भी इंक्लूड हो चुकी है। तो वोट बैंक इनको था कि पेड़ गिरा के आए हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि इनकी जो मतलब वोट बैंक है उसका बिल्कुल वहाँ पर रह चुका है कि हम आर्मी पे अटैक कर दें, बाकी चीज़ों पे कर दें। तो उससे शायद इन्हें लगता है कि अब इनकी खुश कौन होगा? जिस तरीके से सेना पे मतलब ये सवाल उठाते हैं बार बार, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, जो पंजाब की राजनीति में उभरता हुआ नाम है वो हों, उन्होंने किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में क्या बोला था सबने देखा था, सिद्धू साहब हो उन्होंने क्या बोला था सबने देखा। ये सेना पे बार बार सवाल निशान खड़ा करना और चुनाव को लेकर अभी चन्नी साहब ने जो कहा, ये कहाँ किसको खुश करने का प्रयास हो रहा है? आप लोगों को क्या दिखता है? इनका प्रयास नहीं है, मुझे लगता है इनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। तो ये किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोलते हैं तो इन्हें नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ का फ़ायदा या किस चीज़ का नुकसान है इन्हें। तो ये बस एक स्टेट ऑफ माइंड है इनकी जिसमें ये कुछ भी क्वेश्चंस और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपका इनहेरिटेंस पे क्या आपका विचार? इनहेरिटेंस जो टैक्स है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब इनका जो अब सारा मकसद बन चुका है वो यही है, वेल्थ हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे। तो और जैसे कि मतलब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट की ये बात कर रहे हैं, उस पर भी इनका ये मतलब हम चीन या रूस का भी हम मॉडल वो देख चुके हैं। तो क्या हम एक सोशलिस्ट कंप्लीट इकॉनमी है कि हम वही सारा वेल्थ इकट्ठा करके सब में बांट देंगे, या इनहेरिटेंस टैक्स में भी यही सब चीज़ें जो ये कह रहे हैं। तो इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि कोई देश को फ़ायदा है या इन्हें ऐसी कोई बात भी करनी चाहिए। ये बिल्कुल देश के एंटी बातें करते हैं लोगों के, तो इसका कुछ वो। अच्छा, पंजाब में किसान मुद्दा बड़ा अहमियत रखता है, उसको लेकर भी पूरा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कह रही कि हम सत्ता में आएंगे तो चीज़ों को बदल देंगे। जो किसान विरोधी सरकार है, जिस तरीके से किसानों को इन्होंने बर्बाद किया, हम आबाद करने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है? तो मैं इससे ऑपोजिशन से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब ये फार्म लॉज आए थे तो इसको प्रपोज किसने करा था पहले? तो वो यूपीए गवर्नमेंट थी जिन्होंने बोला था। आज जो किसान जो ये फार्म प्रोटेस्ट 2.0 चल रहा है, इस पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम WTO से भी अपना वो निकाल लें मेंबरशिप, और हाँ जी, तो MSP पे हम गारंटी दे दें, जो कि WTO की गाइडलाइंस में कि हम इतना सब नहीं कर सकते MSP, वो आज या कल जाएगा ही। तो सरकार एक होता है कि हमने जो लॉ है उसे हमने पढ़ना नहीं है और हमने खुद अपने टाइम पीरियड में उस चीज़ को दिया है, और जब दूसरा विपक्ष आके दे देता है तो इन्हें लगता है कि इस चीज़ को हम मुद्दा बना लें। और ये चीज़ अवेयरनेस नहीं लाई जा रही है कि ये लाने वाली यूपीए सरकार थी, इम्प्लीमेंटेशन एनडीए गवर्नमेंट ने चाहा कि इसका हो जाए, फ़ायदे के लिए था। तो इस चीज़ का नहीं करना चाहिए इन्हें बार बार, जो खुद से चीज़ लाई गई है। बस आप बताइए। वैसा चन्नी साहब कह रहे हैं भय चुनावी स्टंट हो रहा है पुंछ के अंदर। देखिए, कहावत है मरता मरता क्या ना करता। भारत के विपक्ष की यही कहानी है कि उन्हें अपनी सरासर हार दिख रही है। पता है कि इस बार कांग्रेस 40 पार भी नहीं होने वाली, तो कोई हथकंडा छोड़ने नहीं वाले। वो कोई भी हथकंडा, चाहे भारत का विरोधी भी क्यों ना हो, उसे भी यूज़ करेंगे अपनी सीटें लाने के लिए। पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का जो नागरिक है वो इतना समझदार हो चुका है कि इनके इन बौखलाहट भरे बयानों से वो पलटने वाला नहीं है। वो पूरा देश हित में वोट कर रहा है 10 साल से, और आगे भी करने वाला है। भारत का नागरिक जानता है कि किस सरकार ने भारतीय आर्मी को सशक्त करने का काम किया है। अब हम भारत 3 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से, और तीसरा भारत के भीतर। ये भीतर वाले लोग हैं, 2.5 फ्रंट वाली जो बात बिल्कुल जी, बिल्कुल।
अब मोदी जी के आने के बाद भारत के दुश्मन भी बड़े हैं जो आसपास है, जिन्हें पता है कि भारत सशक्त हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, तो दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। तो जब भी इलेक्शन आते हैं उनका प्रयास रहता है कि ऐसा कोई अटैक करा दिया जाए जिससे भारतीय सरकार, मोदी सरकार की छवि को डैमेज पहुंचे। तो लाजमी सी बात है कि जब अटैक ज़्यादा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं तो घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी मुंबई हमले जैसी बड़ी घटना तो नहीं हुई, फिर भी कंट्रोल करा है। माना कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पूरे देश को दुख है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, मनमोहन सिंह जी तो चुप करके बैठ जाते अपने दफ्तर में, वो तो कहते कि पाकिस्तान आगे से रिटेलिएट कर देगा। ये भारत की सरकार, मोदी सरकार है जो पाकिस्तान को भी पता है कि अगर एक भी उनका नागरिक मरता है तो भारत सरकार उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। अभी कह तो रहे थे उनके नेता हैं, उन्होंने बोला कि भारत जो है हमारे घर में घुस के मार रहा है, एक एक करके चीज़ें सामने। ये बिल्कुल मारता है, मारता रहेगा जब तक मोदी सरकार है। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब तक भारत में एक राष्ट्रहित की बात करने वाली सरकार है वो तो घर में घुस के मारेगी। मैं जिस तरीके से आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिली, एक पाकिस्तान के नेता हैं, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया हिंदी में, देवनागरी लिपि में, जिस पाकिस्तान ने देवनागरी लिपि को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो ट्वीट करते हैं देवनागरी लिपि में और राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, आप खुद देखिए कि राहुल गांधी और विपक्ष का समर्थन कौन कर रहा है और मोदी जी का समर्थन कौन कर रहा है। ये कहते हैं ईवीएम हैक। ईवीएम हैक नहीं, ये तो भारत के नागरिकों के दिल हैक हो रखे हैं, जो मोदी सरकार ने उनका दिल जीतने का काम किया 10 साल में। तो आपका क्या मानना है, इनहेरिटेंस को लेकर आपका क्या विचार है, जो सारी इस समय सबसे चर्चा का विषय यही बना हुआ है? जी, इनहेरिटेंस, अगर आप ये एक शिगुफा जो छोड़ा है कांग्रेस ने, ये अगर आप इस पे विचार करें, ये इसका मोटिव अगर हम मोटिव देखते भी तो क्या हो सकता है कि करप्शन को कम करने का। जब कांग्रेस 70 साल से खुद इतनी करप्शन कर चुकी है, झारखंड में मैं आज न्यूज़ देख रहा था, कांग्रेस के किसी मंत्री के सेक्रेटरी के नौकर के घर से 25 करोड़ कैश मिला है। जब एक नौकर के घर से 25 करोड़ कैश मिला है तो सेक्रेटरी के पास कितना कैश होगा और सेक्रेटरी के मंत्री के पास कितना कैश होगा। तो जब वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये जो काला धन जो कांग्रेस जकड़ के बैठी है 70 साल से, इसको कैसे वो वापस लाएंगे मेन स्ट्रीम में। ये तो जो भारत की जो महिलाएं हैं, आम घर के जो महिलाएं हैं, जो भाई हैं, उनकी जेब हल्की करने का काम करेंगे। जो कांग्रेस की पार्टी और उनके नेता इतने 70 सालों से पैसा दबा कर बैठे, कुंडली मार कर बैठे हैं, वो बाहर नहीं आने वाला। ये तो आम नागरिक की जेब को चोट पहुंचेगी बस। मगर वो तो महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, उनका एडवर्टीजमेंट भी चलता है आजकल। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि 1 लाख रुपए मिलने लगे, एक महिला सिलाई मशीन लेकर जा रही है तो कहता है किसने दिलाया, तो कहा अरे 1 लाख रुपए मिलने लगे हैं क्या, तो खुशी से चली जाती है। तो वो वाला उन्होंने प्रदर्शन किया कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। देखिए, जब आप वादा करते हैं कि हम किसी को पैसा देंगे, पैसा उसको सशक्त करने के लिए दीजिए, ना कि उसको कमज़ोर करने के लिए। अगर आप किसी बेरोजगार को जो काम करना ही नहीं चाहता, अगर उसको आप पैसे दे रहे हो, उसकी तो काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वो तो काम करेगा ही नहीं। इससे तो आप देश की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। पैसा, फाइनेंशियल हेल्प उसको दो जो काम करने का इच्छुक है, लेकिन कुछ कारणवश वो काम नहीं कर पा रहा, जहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप फाइनेंशियल हेल्प का प्रावधान लाइए। यही तो कह रहे भाजपा भी 1 लाख रुपए लखपति दीदी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई है। अगर हम दे रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? जी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कांग्रेस जो काम नहीं भी करना चाहते उनको भी पैसा देना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है जो काम करना चाहते हैं। लखपति दीदी उनको बनाएंगी जो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में। आप बताइए, जो ये चल रहा विवाद कह रहे हैं, ये भी तो लखपति करते रहते हैं। अगर हमने 1 लाख देने की बात कर दी तो क्या दिक्कत है भाई? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी यही बताया कि जो मोदी जी का काम है वो लोगों को खुद ताकतवर बनाने का काम है। लखपति दीदी स्कीम की आपने बात करी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें सारी महिलाएं इकट्ठे होके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रही हैं। उसके बाद मुद्रा योजना का कितना फ़ायदा हुआ है, उसमें 3 तरीके के लोन मिलते हैं। अगर आपको 50,000 तक का लोन चाहिए तो शिशु लोन, तरुण लोन 10 लाख तक का, और आपके पास स्वनिधि योजना है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, उनके लिए भी आपको लोन दे रहे हैं। तो वो कर रहे हैं कि आप पैसा लो, आपके पास क्रेडिट हम देंगे सरकार, आप उससे अपना काम बढ़ाओ ताकि आपको रोजगार मांगना ना पड़े, आप रोजगार जनरेट करो अपने उसमें। स्टार्टअप इंडिया से जो युवा हैं, इतनी सारी इन्होंने इवन कि स्कूल्स में भी अटल टिंकरिंग लैब्स इन्होंने खोली ताकि जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं अगर वो भी कुछ इनोवेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो भी करें। जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स को लेके इस सरकार ने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। 350 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे, आज 1 लाख से कुछ पहुंच चुके हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। तो इन सब से आप इतनी ज़्यादा रोजगार जनरेट कर रहे हो। आप बताओ आप कैसे करोगे रोजगार जनरेट? 1 लाख रुपए सबको देते रहोगे, उसमें रोजगार कहाँ से आया, कहाँ से दोगे 1 लाख रुपए? आप सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुल बन रहे हैं, इतना कुछ बन रहा है, रेलवेज हमारी नई मॉडर्नाइज हो रही हैं, वो सब बंद करके सबको 1 लाख रुपए देते रहोगे?
तो वो तो महंगाई भी तो नहीं बढ़ जाएगी। एमएसपी की ये बात कर रहे हैं 2000, हाँ जी, इन्होंने खुद राज्यसभा में इन्होंने आंसर किया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते क्योंकि ये सरकार के जो कोष है उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अब कौन से बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले ही गारंटी हो जाए कि आपका 100% प्रोडक्ट खरीद दिया जाएगा। तो चर्चा ये भी चली कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं एमएसपी का इस तरीके का जिक्र ही नहीं है, जिसको लेकर पूरे देश में कहा जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी। स्वामीनाथन कमेटी कहीं कहती नहीं है एमएसपी पे गारंटी देने की बात, देखिए कानून बनाने की बात। मेरा विचार ये है कि जो 3 कानून आए थे वो अच्छी दिशा में लेके जाते कृषि को। उसमें जो भी आपको लग रहा था कि प्रॉब्लम है वो आप बातचीत से सॉल्व कर सकते थे। वो जो कानून थे वो इनोवेशन की तरफ कृषि सेक्टर को लेके जाते, ताकि जो हमारी क्रॉप्स जो अभी तक चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से पानी भी खराब हो रहा है, मिट्टी भी खराब हो रही है, उससे हटकर कुछ दूसरी क्रॉप्स लाई जाए। जैसे बाहर के देशों में भी ये सब इनोवेशन बहुत होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके लिए जो मोदी सरकार कितना कुछ दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है आपको कि गेहूं और चावल पे ही अटक गया। तो उसकी वजह से जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की इवन की रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 50 साल में पूरी मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं बीज पाओगे। अभी इनकी जो दूसरी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी उसमें इन्होंने 5 क्रॉप्स पे एमएसपी देने का आगे से रखा कि हम देंगे। आप वो भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप लोगों को खराब कर रहे हो। ये खुद जो, मैं तो ये भी बोलूंगी, जो सारे किसान लीडर हैं उनके पास 100 किले हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करें पहले। उनमें जो 85% फार्मर है जिनके पास बहुत छोटी जमीन है, पहले उनको दें। आप क्यों उनको भड़का रहे हो? अगर उनके फायदे का कोई लॉ आ रहा है, आप क्यों भड़का रहे हो? सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कीम है वो लेके आई कि उसमें छोटे छोटे बहुत किसानों को जोड़कर उनको एम्पावर किया जाए। जैसे आप अमूल और कोऑपरेटिव सेक्टर देखेंगे, उसकी बात आप जो किसान नेता वो नहीं बता रहे हैं गरीब किसानों को कि ये स्कीम सरकार आपको आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लेकर आ रही है। वो नहीं कर रहे, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की जो जनता है वो समझ रही है कि मोदी सरकार जो है देश हित में और पंजाब हित में काम करेगी और आने वाले समय में कैसे पंजाब को प्रभावित करेगा? जैसे लगातार से आंदोलन का जो प्रभाव दिख रहा है पंजाब में, किस तरीके का आप लोगों ने प्रभाव देखा है पंजाब के अंदर? देखिए, एक तो जो थोड़ा रिलीजियस ग्राउंड पे भी इसमें डिवीजन क्रिएट हो रहा है। लोग इसको अब एक ईगो पे भी लेते जा रहे हैं कि हम ये चीज़ होने नहीं देंगे, चाहे सही हो गलत हो। दूसरा, जो आम नागरिक हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप कभी रोड बंद कर देते हो, कभी आप रेलवेज बंद कर देते हो, और आप जैसे लोगों को जो कृषि सेक्टर से नहीं आते हैं उन लोगों को आप आते जाते भी गाली दे रहे हो सारे। और इसमें मुझे एक ऐसा लगता है कि जो देश विरोधी और देश तोड़ने वाली ताकतें हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो खालिस्तान बैकिंग पावर्स है कनाडा से, यूके से, वो भी इनको पुश कर रही हैं कि आप ये करते रहो। वो तो इसीलिए बोल रही है ना क्योंकि वो चाहती हैं कि पंजाब का माहौल ख़राब हो। ये कृषि से धीरे धीरे हिंदू सिख पे चला जाए, उनका तो यही विचार है। तो पंजाब के लोगों को ये समझना चाहिए कि आप ये डिमांड करो कि हमारी जो आय है वो बढ़ाने की बात करें, जो आपके किसान हैं, ना कि आपको भड़काएं। जैसे आपने ये बात करी, बार बार यही सवाल उठता है कि पंजाब को अनस्टेबल करने का प्रयास हो रहा है। जैसे पंजाब में पहले जिस तरीके से आतंकवाद का एक दौर दिखा, एक लंबा दौर चला, क्या उसी दौर में जिस तरीके से अमृतपाल की एंट्री होती है, जो वेशभूषा अमृतपाल आता है, जिस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, तो क्या पंजाब को उसी दौर में ढकेला जा रहा है? जैसे इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे भिंडरावाले को बनाया, मुझे लगता है कि 2022 की सरकार आने से पहले आम आदमी पार्टी का भी उसमें बड़ा हाथ है कि उन्होंने जो खालिस्तानी ताकतें हैं उनका समर्थन लिया पीछे से, क्योंकि उनकी एक अलाइनमेंट रही है उनकी तरफ। पहले उन्होंने कभी खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ बयान नहीं दिया। अब जब उनको पता चल गया कि सरकार में उन्हीं के लिए दिक्कत बनेंगे, अमृतपाल उन्हीं के लिए दिक्कत बनेगा, तब उनको समझ आया कि हमसे गलती हो गई। पर मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात आती है कि पॉलिटिकल फंडिंग बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी को मिली है, पन्नू उन्होंने खुद बताया। तो मुझे लगता है कि ये सत्ता के लिए हैं, चाहे पंजाब अलग हो जाए चाहे अलग, इनको कोई मतलब नहीं, इनको सत्ता चाहिए बस। कुमार विश्वास ने भी कोड किया था कि या तो मैं एक देश का मुख्यमंत्री बनूंगा एक प्रदेश का, या तो प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ऐसी विचारधारा मतलब हमारे लिए बहुत आगे जो हैं वो डेंजरस टाइम्स हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी विचारधारा के लोग अपना मुखौटा लिए बैठे हैं कि हम तो तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, हम तो स्कूल बना रहे हैं, लेकिन पीछे से आप जो देश को तोड़ रहे हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हो।
तो पंजाब में जो स्थितियां खराब हो रही हैं, जिस तरीके से औद्योगिक पलायन बहुत तेजी से दिख रहा है, यहाँ के औद्योगिक धंधे जो है उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इसका क्या लगता है? इसमें एक ये प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है पंजाब में वो बहुत ख़राब हो रही है। आपको बिजनेसमैन है जो नॉर्मल, उनसे फिरौती मांगना अब इतना आसान हो गया है कि आप बच के निकल जाओगे। इवन कि जो आम लेडीज़ भी घूमती हैं, उनकी आप चेन चुरा ली, कुछ कर लिए, ये सब चीज़ें पहले जो होती थी अब फिर से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और हमारी जो सरकार है वो यहाँ छोड़ के कभी गुजरात जा रही है, कभी दिल्ली जा रही है कि हमारे सीएम को क्यों पकड़ लिया, यहाँ इतने चोर उचक्के, इतने मर्डरर्स घूम रहे हैं, वो तो आपसे संभल नहीं रहे। तो इसमें मुझे ये लगता है कि इनको अपनी प्रायोरिटीज़ पहले सही करनी चाहिए। भय हो गया केजरीवाल से। नहीं, मतलब आप कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहे हो? कि केजरीवाल जी भगवंत मान जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। नहीं, केजरीवाल जी देखिए, पहले उन्होंने 9 समन उन्होंने पहले इग्नोर कर दिए, अब उनको अंदर कर दिया। अब अगर आप सीएम हो तो आपके लिए लॉ तो नहीं डिफरेंट हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का हमारा प्रतीक होना चाहिए कि जब एक सीएम को भी आम आदमी की तरह उठा सकते हैं अगर वो करप्शन करेगा। तो यही डेमोक्रेसी है मेरे हिसाब से। अगर आप चोरी करोगे इस हिसाब से थोड़ी बच जाओगे, कल को इलेक्शन है, ऐसे तो कोई भी मर्डर करता घूमे और कहे मैंने इलेक्शन लड़ना, मुझे छोड़ दो। नायक पिक्चर। हाँ, ये बिल्कुल आप एक लोगों के सामने भ्रम क्रिएट कर रहे हो। और पीछे से आपकी जो इच्छा है, देखिए आम आदमी पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि को आइडियोलॉजिकल बेस लैक करती है वो पार्टी। उनकी आइडियोलॉजी एक है कि हमने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है, और वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी पॉसिबल होगा। आपने बना के दिखाएंगे नहीं वो इन्होंने बहुत इमोशनल है जब से ईडी की कार्रवाई हुई है। नहीं, लोग इमोशनली खुश हैं कि इसको फाइनली अंदर कर दिया आपने। दिल्ली के लोगों ने आतिशबाजी फोड़ी उस दिन। आपने योगी जी की बात करी, मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो यूपी मॉडल है। आप लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, चाहे वो कोई कांग्रेसी हो चाहे भाजपा का हो, हर बंदा एक्सेप्ट करता है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है वो बहुत इंप्रूव करी है योगी जी। इकोनॉमिक मॉडल उनका इतना अच्छा है, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसा मॉडल चलाया कि उसको हम इतना बड़ा कर देंगे कि उसका एक्सपोर्ट हम बढ़ा दें। तो ऐसी सारी स्कीम्स जो बीजेपी है वो लोगों को एक ये भ्रम क्रिएट कर दिया इन्होंने कि बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी जितनी डेवलपमेंट और जितनी एक्सपोर्ट्स की और लोगों को पढ़ाने की और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जितनी बात करती है, उतनी कांग्रेस ने ना कभी करी है, ना कांग्रेस आगे कर सकती है।